स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 एमपी बोर्ड अकाउंट चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और आज सेकंड डे है, राइट। इसके पहले वाले फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट हमने देखा था, राइट। और हमने यहाँ पर एक वसूली भाई भी बनाए थे, याद है। और ये वसूली भाई का काम क्या है? ये वसूली भाई का काम है सारी असेट्स को रियलाइज करना, मतलब कैश में कन्वर्ट करना, है ना। और सारे लायबिलिटीज का पेमेंट करना, उन असेट्स से जो पैसा आया है उसका लायबिलिटी को पेमेंट करना, राइट। इस चीज के लिए हमने कल बात करी थी कि ये वसूली भाई फ्री में काम नहीं करेंगे, ये क्या मांगेंगे? एक्सपेंसेस, ये इनका खर्चा मांगेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब आपकी बुक में या कोई और क्वेश्चन में किसी और नाम से भी हो सकता है ना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो सकता है, तो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना कि क्या चल रहा है ना। हर वर्ड यहाँ पर नहीं बताया जा सकते, ठीक। चलिए, तो आज हमको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के, कल मैंने बताया था कि इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, मेथड हो सकती है इस एक्सपेंसेस को पेमेंट करने की, ठीक। तो हम आज उन मेथड्स को देखेंगे, ठीक है। कल हमने एक सिंपल सा मेथड देखा था, क्या कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को कौन पेमेंट कर रहा है? बिजनेस, है ना। बिजनेस पेमेंट कर रहा है, तो हमारी केस मतलब बिजनेस की केस से पेमेंट हो जाएगा और कहां डेबिट हो जाएगा? रियलाइजेशन में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। शिवलाल जो बुक है, राइट, इसमें पेज नंबर 280 पर इलस्ट्रेशन नंबर 2, इस चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाना, है ना। और बच्चों ध्यान रखना, नई बुक होना चाहिए, पुरानी बुक होगी तो उसमें इलस्ट्रेशन अलग है और मैं जो बोल रहा हूँ अलग है। हाँ, देखो इलस्ट्रेशन 2 क्या है? हाउ विल यू डील विद द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो यहाँ क्या लिखा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म इन द फॉलोइंग केस। अलग अलग केस बता दिए कि ऐसा ऐसा बोला जाएगा, तो आप बताओ आप क्या करोगे, ठीक है। मिला। पहला केस क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1 लाख। कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एक लाइन लिखी है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1 लाख रुपीस, 1 लाख। और कुछ लिखा क्या? कौन देगा लिखा है क्या? नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये वही है जिसके बारे में हमने लास्ट में बात करी थी, मतलब इसका पेमेंट कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। इसकी एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में से कम कर दोगे, है ना, कैश के क्रेडिट में। याद रखना, जब फुल क्वेश्चन बनाया जाता है डिसोल्यूशन में, जिसमें 3 चीजें बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, ठीक। क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें बहुत सारा कैश का ट्रांजैक्शन होता है ना। तो कैश बैंक यदि वो नहीं भी बोले तो भी हमें बनाना ही होता है, ठीक है। वर्किंग नोट समझ के हमको बनाना ही होता है, ठीक है। सेकेंड लाइन देखें, realization expenses amounting to 30,000 are paid by Raju, a partner। क्या हुआ? 3 पार्टनर है ना, ए, बी और राजू, ठीक है। तो इसमें क्या कहा कि एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 30,000 आर पेड बाय राजू। कौन पे करेगा? राजू करेगा। राजू पे क्यों करेगा? पहली बात तो ये है ना। देखो, अब हम जो कंडीशन देखने जा रहे हैं, ये रियल लाइफ में इनके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, तो इन रीजन पे हम नहीं जाएंगे। हो सकता है इन तीनों पार्टनर में इसको सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि यार ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे और ये मेरे को भी डुबा देंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी याद करो, एजेंसी रिलेशनशिप। तो अब ये चाहता है कि बस जल्दी से जल्दी बिजनेस बंद हो जाए, नहीं तो ये मुझे डुबा देंगे। तो ये क्या बोल देता है? अरे वो सब मैं करवा दूंगा यार, हो जाता है ना। तो इसकी गलत हो कुछ, ठीक।
तो हालांकि ऐसा नहीं है यहाँ पर इस सेंटेंस में, है ना, इस सेंटेंस में यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ राजू पे करेगा, मतलब राजू की लायबिलिटी नहीं है, कैश हमारे पास उतना नहीं है कि इसका पेमेंट राजू करे, तो मतलब बिजनेस करे। तो अभी कौन पे कर रहा है? राजू पे। मतलब पैसा कहां से जा रहा है? राजू के पास से जा रहा है, पर ये खर्चा किसका है? बिजनेस का, राइट? समझ में आ रही बात? तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राजूस कैपिटल। क्यों भाई? आपने बता तो दिया, पर एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। क्योंकि राजू बिजनेस का खर्चे का पेमेंट कर रहा है ना, बिजनेस का एक्सपेंसेस उठा रहा है, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। अरे एक पार्टनर जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं कि नहीं करते? ये मान के कि उसने बिजनेस में पैसा लगाया और बिजनेस को वापस लौटाना पड़ेगा, तो वही बात है ना? उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? हम बढ़ा देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, रियलाइजेशन में डेबिट हो जाएगा और राजूस कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये कैसे दिखेगा? एक सेकंड, थोड़ा सा स्क्रीन, ये रहा रियलाइजेशन। तो यहां पर हम लिख देंगे टू राजूस कैपिटल, और यहां जो भी हम, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय राजू। देखो 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 क्या लिखा है? बोर्न बाय राजू, मतलब इसको कौन सहन करेगा? राजू सहन करेगा। ठीक है, जब राजू सहन करेगा, आगे, फॉर विच ही विल पेड 70,000 एज अ रेम्यूनरेशन फॉर द कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। अब हर लाइन में, इस लाइन में हर वर्ड को समझाता हूं, ठीक है। पहले तो कहा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय राजू, ठीक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन सहन करेगा? राजू सहन। आगे, फॉर विच, जिसके लिए, है ना, ही विल बी पेड, उसको पेमेंट किया जाएगा 70,000, 70,000 रुपए, एज रियम्बर्समेंट लिखा है ना? नहीं, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन द रेम्यूनरेशन फॉर द कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? असेट्स को बेचना, है ना, लायबिलिटीज का पेमेंट करना, ये क्या हुआ? डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम उसको रेम्यूनरेशन, मतलब महनताना, मेहनत करने का पैसा, राइट। सैलरी वेजेस को डायरेक्ट एक वर्ड में रेम्यूनरेशन बोलते हैं, एक्चुअल में वेजेस मतलब लेबर, सैलरी मतलब एम्प्लॉय। अब इन दोनों के अलावा एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो रिस्पेक्टेड है और आपके लिए काम कर रहा है, तो आप उसको रेम्यूनरेशन बोलते हैं, ना सैलरी बोलते हो ना वेजेस बोलते हो। समझ में ही बात? तो भैया ये कोई आपका एम्प्लॉय नहीं है, ये बोल रहा है मतलब कि यहाँ राजू एक्चुअल में वसूली भाई है। कौन है? मतलब इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट नहीं करा, पार्टनर ही क्या हो गया? अपॉइंट हो गया कि भैया ये प्रोसेस कौन करेगा? राजू करेगा, ये राजू देखेगा भाई, ये राजू ये देखने का रे। समझ में आई बात? यहाँ पर कोई तीसरा बंदा डिसोल्यूशन के लिए नहीं आया है, इन्हीं पार्टनर में से एक पार्टनर को क्या बोल दिया है कि भैया तुम देख लेना। तो वो क्या फ्री पॉकेट में देखेगा? वो बोलेगा भैया खर्चा लगेगा। समझ में आ रही बात? अब याद रखना, जो डील हो गई कि भैया इतना देंगे तो इतना ही देंगे। समझ में आ रही बात? 70,000 में डील हो गई तो 70,000 ही देंगे। अब राजू ने इस प्रोसेस में कितना खर्च करा? तो राजू को क्यों पैसा खर्च होगा?
अरे कोई एक दिन में बिकने वाली एसेट? कितने लोगों के पास दौड़ना पड़ेगा बाइक से कि भैया ये, फिर उसको लाना पड़ेगा दिखाने मशीन, समझ में आ रही बात? फोन लगाना पड़ेगा, खर्चा तो होगा ना उसका, समझ में आ रही बात? तो उसके पास से कुछ ना कुछ खर्चा होगा, तो उसके रियल एक्सपेंसेस को हम नहीं देखेंगे कि उसने कितना रियल में एक्सपेंस करा, हमको कितने देना है, हमने कितने में नक्की करी 70,000, अब कम ज्यादा उसका, ठीक। हम तो क्या करेंगे, हमको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और राजू कैपिटल कि भैया राजू को कितने देना है, 70 देना है, ठीक है। देखो इसमें आगे देखो, इसमें लिखा है द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय राजू वर 1,20,000, 70,000 की बात हुई थी साहब, जबकि राजू ने कितने खर्च कर दिए, हमें कोई मतलब नहीं राजू ने कितने खर्च करे, हमें कोई मतलब। राजू यहाँ पर 60,000 भी खर्च करता और 10,000 भी बचा लेता तो ये उसका फायदा, हमको मतलब नहीं। हमारी बात कितने पे हुई थी, 70,000, तो हम यहाँ पर 70,000 पे एंट्री करेंगे, 70,000 यहाँ लिखेंगे, कैपिटल में क्रेडिट में 70,000 लिखेंगे, ठीक है। 3 ट्रीटमेंट देखे अभी तक हमने, क्या क्या, जब कुछ ना कहे, कुछ ना कहे में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश, हमारा बिजनेस का कैश बैंक क्रेडिट, ठीक। दूसरे में उसने कहा कि भैया रियलाइजेशन अमाउंट कौन पेड करेगा, पेड करेगा और बोर्न करेगा मतलब सहन करेगा, दोनों में अंतर है। तो अभी पेमेंट कौन कर रहा है, राजू, तब भी एंट्री यही होगी, पर इस केस में ध्यान रखना, हाँ सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये अभी तो समझ में आ रहा है, पर जब क्वेश्चन उठाओगे तब कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है। सेकेंड वाले केस में जितना भी खर्चा हुआ राजू को उतना कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट करोगे, समझ में आ रही बात? यदि सेकेंड वाली सेम कंडीशन होती, थर्ड में क्या लिखा, बोर्न बाय राजू, उसके बजाय क्या लिखा, पेड बाय राजू, तो यहां पर सिर्फ एक ही अमाउंट लिखा जाएगा, क्या कि कितना खर्चा हुआ, 1,20,000 का, तो हम क्या करते, रियलाइजेशन को 1,20,000 से डेबिट करते और राजू को 1,20,000 से क्रेडिट करते, जितना भी खर्चा हुआ राजू पे करेगा, पर राजू को हमको देना पड़ेगा, ठीक। पर थर्ड लाइन में जो लिखा हुआ है, थर्ड केस में उसमें क्या लिखा है कि भैया हमने उससे डील कर ली है 70,000 में, ठीक है, हमने उससे 70,000 में डील कर लिए, तो हम उसको इतने का ही पेमेंट करेंगे और इतना ही हमारा एक्सपेंस मानेंगे, बाकी नफा नुकसान उसका हमको नहीं मतलब, ठीक, क्लियर है। चले इसके बाद में देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो कि इसी के नीचे है, इसमें भी यही करना है हमको, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में दिया गया है। चलिए फर्स्ट लाइन क्या दी गई है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,500, कुछ नहीं बोला तो सीधा सीधा ये पहले वाला केस है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, realization expenses amounting to 2,500 were paid by Alok, one of the partner. सेम अभी जो क्वेश्चन करा उसका सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2300 borne by वरुण पर्सनली, देखो क्या लिखा हुआ है इस लाइन में, इलस्ट्रेशन नंबर 2 की थर्ड लाइन, राइट, और इलस्ट्रेशन नंबर 3 की थर्ड लाइन, दोनों को कंपेयर करो, कुछ है डिफरेंस, उसमें भी बोर्न लिखा है, इसमें भी बोर्न लिखा है, पर फिर भी बहुत अंतर है। वेरी गुड, इसके पहले वाला जो हम ये कर रहे थे, याला इसमें फर्म 70,000 देगी, कुछ भी पेमेंट हो पर हम कितना करेंगे, 70,000 देंगे, बाकी का तुझे देखना है, राइट। जबकि इसमें
राजू ने क्या कहा, मैं देख लूंगा, मैं दे दूंगा। मैं वो जो एग्जांपल दे रहा था ना कि गरज किसकी, राजू की, ये खर्चा सब मैं उठाऊंगा। अब भाई तू आगे आया है, तीर तूने लिया है, तो भाई ठीक है, हमको क्या दिक्कत है। मतलब करना क्या है सर, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना मतलब सर, अरे कोई एंट्री नहीं होगी। जब वो खुद ही सहन कर रहा है, खुद ही खर्चा देगा, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमारे लिए तो है ही नहीं। समझ में आ रही बात। पर्सनली देख लेगा, जो भी लगेगा वो उसकी जेब से लगेगा, हमको कुछ नहीं देना, मतलब बिजनेस को कुछ नहीं देना। तो कोई एंट्री करना पड़ेगी क्या, हमारे लिए तो एक्सपेंस हुआ ही। ठीक, क्लियर है। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में फर्स्ट लाइन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000, है ना, कितना है, द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत अ पार्टनर, अमृत कौन है, एक पार्टनर है, ठीक, टू रियम्बर्स हिम अप टू 10,000। तो वो रियम्बर्स का मतलब क्या होता है, रेम्युनरेशन तो आपने देख लिया, मेहनताना, राइट, और रियम्बर्स का मतलब क्या होता है। रियम्बर्स का मतलब ये होता है कि अभी हमारी इच्छा हुई कि चलो पार्टी शार्टी करते हैं, है ना, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने एक को बोला कि जाओ आप वहां से ब्रेकफास्ट जो भी है नाश्ता लेके आ जाओ। ठीक, बच्चा गया, है ना, और वो नाश्ता लेके आया, और आखिरी में मेरे को धीरे से क्या पकड़ा देगा, बिल, हाँ या ना, लो सर 500 रुपए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 500 रुपए का पेमेंट हो चुका है क्या, हो चुका है, वो बच्चे ने पहले पेमेंट कर दिया है, क्या मैं दुकानदार को पेमेंट कर रहा हूं, नहीं, मैं उस 500 रुपए का बिल लूंगा और उस बच्चे को 500 रुपए दे दूंगा। इसको बोलते हैं रियम्बर्समेंट। मींस पहले उस व्यक्ति ने इसका पेमेंट कर दिया है, आप बस उसको उसका पैसा लौटा रहे हैं। जब आपके बिहाफ पे व्यक्ति पेमेंट कर देता है ऑलरेडी, और फिर आप उसको पेमेंट करते हो, तो उसको रियम्बर्समेंट कहते हैं। समझ में ही बात। अब यहां पर ध्यान देना, मैंने बच्चे को कहा कि बेटा जा इतना इतना ले आ, तो बोले सर कितने का होगा, कितने का भी होगा तू देख ले, मतलब मैं तेरे को कर दूंगा, मतलब पूरा पेमेंट जितना भी बिल बनेगा उसका रियम्बर्स मैं करूंगा। ठीक, समझ में आ रही बात। अब बच्चे को मैंने बोला बेटा फलानी दुकान से ला, उसने बोला नहीं सर फलानी दुकान से लाऊंगा मैंने बोला नहीं बेटा वो तो महंगा देगा, है ना, बोले नहीं मेरे पहचान के काका जी मेरे, है ना, तो मैं सब भाव कर लूंगा। मैंने कहा देख 500 रुपए दूंगा, क्योंकि मैं जिस दुकान पे बोल रहा हूँ वहां पर कितना बिल बनेगा, 500 का बिल बनेगा। तो उसने बोला ठीक है सर, आप मेरे को कितना देना, 500। अब वो चला गया, लेके आया, मैं उससे पूछूंगा ही नहीं कि बेटा कितना हुआ, मैं तो 500 निकाल के दे दूंगा। अब उसके काका के कारण उसको बचत हो गई तो उसकी मर्जी, उसकी, अच्छा नहीं तो जा बेटा, क्योंकि मैंने तो पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था ना कि कितना करूंगा, 500 रुपए का पेमेंट करूंगा, रियम्बर्स करूंगा। बात समझ में आ रही है। चलो, तो फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, है ना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000, भाई टोटल खर्चा कितना हुआ, 15,000 का। द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत, एक पार्टनर है अमृत, उससे उन्होंने क्या करा, एक एग्रीमेंट करा, है ना, कि भैया टू रियम्बर्स हिम अप टू 10,000, हम तुम्हें कितना पेमेंट देंगे, मैक्सिमम, अप टू मतलब मैक्सिमम लिमिट हो गई 10,000। अब खर्चा कितना हुआ, तो हम एंट्री कितने अमाउंट से करेंगे, 10,000। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैं तो 500 ही मानूंगा, कितना भी हुआ मुझे मतलब ही नहीं कि बेटा कितने का बिल हुआ, राइट। तो
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू अमृत राजू नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी पार्टनर है। क्लियर हो गया? तो सर उसको पेमेंट कब कर रहे हैं आप? तो कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हो। अब कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब आखिरी में पेमेंट तो करना ही है ना उसको। ठीक है, चलो इसमें अभी 2 और लाइन बची हुई है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, बट वो हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसको अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके फर्स्ट इलस्ट्रेशन पे आ जाओ, द लास्ट वन, जो कि फर्स्ट वन है और हमारे इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के जो वेरियस टाइप है उसमें लास्ट है ना। इसमें यही चीज है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे आखिरी में आना था, इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आप देखोगे इसमें बहुत टफ कर दिया है। तो बच्चे को पहले छोटी चीज समझाओ ना, फिर धीरे धीरे बढ़े। अब ये बच्चा पहला ही इलस्ट्रेशन उठा लेता है, वहीं बोल्ड हो जाता है कड़ा। चलो, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 12,000 which were paid by the firm on behalf of कबीर। देखो, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अमाउंटेड 12,000 which were paid by firm, किसने पे करा? फर्म ने पे करा। कितना हुआ? 12,000 ऑन बिहाफ ऑफ अबीर। तो अबीर कौन है? एक पार्टनर है, उसके बदले, उसके बिहाफ पर, मतलब उसके लिए पेमेंट करा। ठीक, with whom it was agreed 9,500। अब बात तो समझो, अबीर एक पार्टनर है, अबीर पार्टनर है और उसको हमने क्या बनाया? वसूली भाई बनाया। ठीक है, और उससे इस खर्चे की हमने बात करी 9,500 कि हम आपको कितना देंगे? 9,500 रुपए इस काम के बदले देंगे। ठीक, अबीर ने कहा कि ठीक है, पर जब ये बोले ये कोई एक दिन में तो होने वाला नहीं है, ये 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकते हैं, तो तब तक ये मेरी जेब से पैसा जाएगा, मैं क्यों खर्चा करूं मेरी जेब से? फर्म खर्चा करेगी। इसका पेमेंट कौन देगा? फर्म देगी। जब जब मेरे को लगेगा भाई मेरे को एक क्लाइंट से मिलने 100 किलोमीटर दूर जाना है, मेरी कार में पेट्रोल डालो, तो कौन डालेगा? फर्म डालेगी। समझ में आ रही बात? मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, मैं रोज घंटों बात कर रहा हूँ, फर्म रिचार्ज करेगी। मतलब मैं अभी अपने जेब से नहीं दूंगा, अभी कौन पे करेगा? किसकी जेब से? बिजनेस की जेब से, फर्म की जेब से पेमेंट आना चाहिए, राइट? तो ऐसा पेमेंट करते गए और टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया? 12,000। अब आप खुद सोच सकते हो कि क्या करना है, बहुत सिंपल है। हमारी बात कितने पे हुई थी? तो हम इतने से एंट्री करेंगे और उसको कितना देंगे? नहीं, देखो इसकी एंट्री ऐसे करेंगे, इसको 2 तरीके से एंट्री की जा सकती है ना, पर इसको मैं कंबाइंड एंट्री में करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। केस कितना गया? केस, टोटल केस कितना गया बेटा? 12,000। ठीक है, और हमारा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना हुआ? 9,500। तो बाकी का ज्यादा पेमेंट गया, तो किससे लेंगे? अबीर से लेंगे। सिंपल सी बात है, तो हम अबीर को डेबिट कर देंगे। बात समझ में आ रही? अबीर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, भैया आपसे इतना लेना है। कितना बैलेंस फिगर आ रहा है? 2500। ठीक, फिर इसको 9,500 का पेमेंट भी तो करना है भाई। नहीं सॉरी, हो गया, ये कंप्लीट हो गई, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आप इसको बुक में देखोगे तो एंट्री क्या करी है? बुक की एंट्री भी सही है ना, ये भी सही है, मैंने दोनों एंट्री को कंबाइन कर दिया है।
ठीक है, देखो इसकी एंट्री इस तरह से होती है एक्चुअल में, इसकी वजह आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो। पहले एंट्री करोगे, कैश जा रहा है आपका, आया ना, तो आप कैश को क्रेडिट करोगे, पर आप डेबिट किसको करोगे, आप डेबिट करोगे अबीर कैपिटल को। किसको, कि अबीर से लेना है, ये जो हम पैसे दे रहे हैं किससे लेना है, अबीर से। क्यों, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना हुआ हमको नहीं मालूम है, तो हम अभी ये अबीर से लेना दिखा देंगे, और अबीर से किसी भी पार्टनर से लेना हो तो डेबिट, पैसा लेना हो तो डेबिट। तो हम अबीर को क्या करेंगे, अबीर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक, फिर आखिरी में देखा भैया टोटल एक्सपेंसेस अपन ने इससे कितनी बात करी थी, 9500 की, राइट। तो हमारा एक्सपेंसेस कितना हुआ, 9500, तो हम उतने से हमारा एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे, और इतना इसको हमको देना है, तो हम यहाँ पर फिर अबीर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब देखो पहली वाली एंट्री आपको आसानी से समझ में आ गई, पर जब मैंने दूसरी वाली एंट्री समझाई तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, वो इसलिए पहले वाली मैंने समझाई, पर रियल में एक्चुअल में ये होती है एंट्री, इनका कंबाइन करोगे तो ये एंट्री बनेगी। देखो अब इनका टोटल अमाउंट डेबिट कितने से हो रहा है और क्रेडिट कितने से हो रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, अभी इनका ज्यादा है ना, डेबिट ज्यादा है ना, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, डेबिट आएगा। जरा देखो, है ना, नेट इफेक्ट ये आएगा। कैश कितना गया, देखो ये कैश 12000, और कहीं दिख रहा है क्या कैश 12000, और रियलाइजेशन कितना डेबिट होना चाहिए, तो ये 9500 और ये 9500। ठीक है, फिर से समझो, एक्चुअल में रियल लाइफ में एंट्री ये होगी बेटा, है ना, रियल लाइफ में एंट्री होगी जो कि बुक में भी दी हुई है। अच्छी अच्छी बात लगी मुझे, रियल लाइफ एंट्री दी उन्होंने, बट उन्होंने थोड़ा सा सही है, वो भी सही, ऊपर नीचे एंट्री है। ठीक है, जैसे हमने एग्रीमेंट करा तो हमारा तो खर्चा फिक्स हो गया, रियलाइजेशन डेबिट, और अबीर को देना है, बात खत्म, समझ में आई बात। फिर जब जब खर्चा होता गया तब तब हम अबीर के अकाउंट में डेबिट करते गए और कैश को क्रेडिट करते गए। ऑटोमेटिकली ज्यादा यदि खर्चा हुआ होगा तो अबीर से लेना ऑटोमेटिक दिख जाएगा, नेट इफेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, कुछ नहीं, एक बार और उसको घर पे देखना, इस सेंटेंस को और पढ़ना, है ना। मैंने पहले ही कहा था कि फर्स्ट इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा ज्यादा ओरिजिन है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड देखते हैं। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹7,000, 7,000 का भैया एक्सपेंसेस हुआ है। इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म विल पे 3,000, फर्म कितना पे करेगी, 3,000 पे करेगी, एंड बैलेंस विल बी पेड बाय रितिका अ पार्टनर। अब यहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ, 7,000। ठीक, बात ही ऐसी कर ली गई थी कि 3,000 कौन सहन करेगा, फर्म, बाकी के पे कौन करेगा, पे कौन करेगा, सहन करने की बात नहीं हो रही, पे करने की बात हो रही है, समझो। बोर्न बाय रितिका नहीं लिखा है ना, पेड बाय, मतलब अभी फर्म के पास पैसे नहीं है रे साहब इतना, तो कितना दे दिया हम, 3,000, मतलब फर्म 3,000 दे देगी, बाकी रितिका अभी दे देना, हम रितिका को बाद में दे देंगे, ये बात है यहाँ पर। क्योंकि पेड बाय रितिका बोला है, ना कि उसको सहन करने की बात बोली है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कितने से, 7,000 से। क्यों, क्योंकि खर्चा तो 7,000 ही हुआ है, 3,000 अभी कैश गया फर्म का,
और बाकी का 4000 रितिका के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसको देना तो होगा, पेमेंट उसने अभी करा है। क्लियर? नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000 which were paid by Anand, a partner, on behalf of the firm. कुछ नहीं, देखो बहुत सिंपल बोला है तो कि आनंद एक पार्टनर है और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना हुआ है 8,000, जो कि पे किसने करा है? आनंद ने, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बदले। फर्म के पास अभी केस नहीं है तो फर्म के बदले उसने पेमेंट कर दिया, राइट? क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 से, ठीक, और आनंद का कैपिटल क्रेडिट 8,000 से, ठीक है। चलिए यहां पर जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, वो क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब उनके जो टाइप है वो कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सिंपल सा है, आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। बोर्न बोला है तो उतना सहन किसको करना है? उसी को करना है, पार्टनर को करना है, ठीक है। और पेड बोला है तो इसका मतलब उसने अभी पेमेंट करा है, उसको बाद में देना है, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का बोल रहा है, मैं आपको एक शॉर्टकट पे समझा देता हूँ फटाफट, ठीक है। फिर हम अकाउंट के ट्रीटमेंट, कैपिटल अकाउंट में और भी चीजें होती है वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो जरा फास्ट आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6, और वो है ए बी डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर बिजनेस, राइट? ये इलस्ट्रेशन को रीड करो। मेरे को लगता है आप रीड करते से बोल दोगे कि हम कर लेंगे, फिर भी आप लोग ट्राई करो। ए बी ने डिसाइड करा अपने बिजनेस को डिसॉल्व करने का, ठीक। उसी दिन की इनकी बैलेंस शीट भी है और नीचे लिखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा नया ब्लूप्रिंट जो है 21-22 के लिए, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस ईयर में, तो ये 3 नंबर का बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। मतलब इसमें से मैक्सिमम क्या पूछा जा सकता है? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। अच्छा, जो अकाउंटिंग व्यवहार, जो लेखांकन व्यवहार जो मैं कल के वीडियो में बता रहा था कि समझ में नहीं आया कि कौन सा अकाउंटिंग, तो वो यही हो सकता है कि इनकी जर्नल एंट्री वगैरह ना पूछे और सिर्फ ये अकाउंट बनाने को बोलते। पर मैं सिर्फ एक अंदाजा लगा रहा हूं, मैं श्योर नहीं हूं कि वो वही कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने जर्नल एंट्री तो वैसे भी देख ही ली, अपने को कोई टेंशन है नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, है ना, आगे काम आएगा। यदि सीए सीएस वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो आगे काम आएगा ही आएगा, ठीक। और चलिए तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा पार्टनर शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन कैपिटल रेशियो, तो इनका जो भी कैपिटल है 20,000 और 40,000, मतलब 2:4 या 1:2, इनका क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक। गुडविल रियलाइज 6,000। अब ये गुडविल बैलेंस शीट में लिखी हुई है ना। मैंने क्या बोला था? जब भी रियलाइजेशन बनाना हो क्वेश्चन मत पढ़ना, बोला था मैंने। तो सिर्फ क्या देखा? रियलाइजेशन बनाना है, तुरंत जो बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट के जो असेट साइड जो कुछ भी आ रहा है कैश बैंक को छोड़कर, बाकी सब आप कहां लिख दोगे? रियलाइजेशन के डेबिट में। चलो बोलते जाओ, क्या क्या दिया हुआ है? डेटर दिए हुए हैं, कितना है? कितना? 13,000, ठीक है। फिर सन्ड्री असेट का मतलब क्या हुआ बेटा? बहुत सारी विविध संपत्तियां, मतलब जितनी भी असेट्स है वो एक साथ मिलाकर बोल रहा है सन्ड्री असेट्स। कितना? 68,000, ठीक है। और गुडविल है कितनी? 5,000, ओके। 5,000 सही बताइए ना, हाँ नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
अच्छा, फिर क्या कहा था, लाइबिलिटीज में जो भी है, पार्टनर्स का जो पैसा है, पार्टनर्स का इनसाइड पैसा मतलब कैपिटल और रिजर्व, इनको छोड़कर आप सब कहां पहुंचा दो, जो भी बाकी की लाइबिलिटी है उसको यहां पर क्रेडिट कर दो। ठीक है, चलो क्या है, क्रेडिटर है और एज लोन है। अभी देखते हैं, पहले मैं यहाँ क्रेडिटर को बचा रहा हूं, किसको, बाय क्रेडिटर 10,000। इसके बाद में क्या कहा गया है, एज लोन, ए का लोन अकाउंट। अब आ जाओ एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में ये कहा था, हमने वहां पर चेतन और भगत का एग्जांपल लिया था, याद करो, है ना। चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वहां पर मैंने कहा था कि भगत से चेतन क्या बोलता है, भगत से कि भैया और पैसों की जरूरत है, कैपिटल लगा चुके हैं। उसके बाद इसने कहा था कि और पैसों की जरूरत है, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, जो भी कहा था वो याद नहीं है अमाउंट मुझे। एक काम कर, इतने की और कैपिटल बढ़ा ले, मतलब पैसा बिजनेस को दे दे और अपनी कैपिटल इतने से और बढ़ा ले। भगत ने बोला ना बाबा, मैं कैपिटल तो ना दूं, मैं लोन दूंगा। समझ में आ रही बात? तो लोन क्यों, वहां पर ये बात आई थी कि वो लोन क्यों देगा, वो कैपिटल क्यों नहीं बढ़ा रहा है। बात तो एक ही ना, पैसा तो बिजनेस में लग रहा है और तू ही लगा रहा है, लोन के रूप में भी तुझे मिलेगा, कैपिटल के रूप में भी तुझे मिलेगा, हाँ या ना। पर ऐसा नहीं है, कैपिटल और लोन में बहुत डिफरेंस है। क्यों और कैसे, अब इसको समझो। और मैंने वहां पर कहा था कि मैं चैप्टर 6 में ही समझाऊंगा। अब यहां देखना, जो डिसोल्यूशन है, मतलब जब बिजनेस बंद होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, असेट्स को बेचते हैं, हाँ या ना। मतलब देखो यार, कॉन्सेप्ट समझना हो तो अच्छी बात है, नहीं समझना हो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लेना, समझ के समझोगे तो फायदा है, नहीं तो एमपी बोर्ड में समझने का तो कोई फायदा होता ही नहीं वैसे तो, बट हाँ काम आएगा। कैपिटल हो गया, यहाँ पर हम ले लेते हैं चेतन और भगत, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं भगत लोन, क्या ले लेते हैं, भगत लोन, ठीक है, और यहाँ पर क्रेडिटर, ठीक, बैंक लोन, ठीक है। जब इधर असेट बिकती है तो जो वसूली भाई होते हैं ना, एक्चुअल में आपको अभी सिखाया जाता है कि असेट सारी बेच दी, फिर पेमेंट आया, फिर दिया, नहीं, रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में होता है, एक असेट बिकी, कितना पैसा आया, उस पैसे को ये जो बाहरी लोग होते हैं उनको उनका जो अमाउंट होता है, जैसे ये 3 लाख और ये 2 लाख है ना, तो मान लो 1 लाख आया, तो 1 लाख को 3:2 में बांट देंगे 1 लाख को। अभी इनका पूरा पेमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ इनका पूरा पेमेंट, राइट। फिर 1 लाख और आया, उस 1 लाख, चलो 2 लाख आया, कोई ऐसी मशीन बिकी 2 लाख में, फिर उस 2 लाख को 3:2 में बांटेंगे। इसको बोलते हैं पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमिल मतलब खाने को टुकड़ों में बांटना, जो सीए में ही सीखने को मिलेगा। सीए का जो सेकंड लेवल है ना, उसी में आपको सीखने को मिलेगा, ठीक। मतलब रियलिटी तो वही सीखने को मिलेगी, यहाँ तो सब जो भी तरीका, बच्चे हैं ना, सिंपल सी बात है, वो क्वेश्चन रियल में टफ होता है, 8 नंबर में पूछता है और एक जरा सा गलत हुआ पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब उससे पहले चीज, जब ये असेट बिकेगी, वसूली भाई यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, टेबल लगा के, ये टेबल लगा के बैठे हुए हैं, ठीक, और बोला आओ रे, किसको किसको पेमेंट चाहिए, तो बताओ इस यहाँ पर लाइन लगेगी, इस लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा होगा, सर जो पहले आ गया, नहीं, ऐसा थोड़ी ना, मंदिर थोड़ी ना,
वो व्यक्ति पहले खड़ा होगा जिसका इस असेट पर दावा है। याद करो मॉर्गेज लोन मैंने बताया था, हेलो, तो यहां पर आपने बिल्डिंग पर, मैंने बताया था कि मॉर्गेज रियल लाइफ में सबसे ज्यादा काम आएगा। ये बिल्डिंग पर आपने बैंक से लोन लिया था और बिल्डिंग को आपने क्या करा था, मॉर्गेज करा था। तो इस बिल्डिंग से जो पैसा आएगा वो सबसे पहले बैंक खड़ी होगी पहले यहां पर। बात समझ में आई? कौन खड़े हुए? बैंक साहब, बैंक के मैनेजर साहब सबसे पहले वो पैसा लेंगे। क्यों? क्योंकि गिरवी किसके पास रखी है? बैंक। यदि बैंक का पेमेंट हो गया, बात समझ में आ रही है, तो ये बैंक हट गई। फिर दूसरे नंबर पे कौन आ गया? क्रेडिटर। फिर क्रेडिटर का पेमेंट हुआ तो फिर आएगा 20 लोन। जबकि इस वसूली भाई के पास में यहाँ पर दो लोग खड़े हैं, चेतन भी खड़ा है और भगत भी खड़ा है। ये पेमेंट जब हो रहा था दोनों खड़े हैं। बात समझ रहे हो? इसका पेमेंट हो गया, इसका पेमेंट हो गया, अब पैसा बचा है तो भाई वो बाकी पार्टनर में बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि भाई लोन तो एक ही है। नहीं, ये भगत यहां से उठ के जाएगा और यहाँ खड़ा हो जाएगा, मेरा लोन। समझ में आ रही बात? तो पहले इसके लोन का पेमेंट करना पड़ेगा और फिर जो बचा वो इनको कैपिटल में एक स्पेशल तरीका होता है, उस तरीके से इनका पैसा वापस किया जाता है। मतलब यहां पर पैसा डूबेगा यदि उतना पैसा नहीं आया। बात समझ में आ रही है? भाई ये बिजनेस क्यों बंद हो रहा है? बिजनेस इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि बिजनेस लॉस में है। और बिजनेस लॉस में मतलब आपकी एसेट की वैल्यू डाउन हो गई या आपकी कैपिटल कम हो गई, इसी को तो लॉस बोलते हैं। कैपिटल का कम होना लॉस है। तो किसका कम होना? कैपिटल का कम होना, लोन का कम होना नहीं। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी में बांटते हैं, इंटरनल तो ये हो गई इंटरनल लायबिलिटी, ये हो गई एक्सटर्नल, तो ये कहां गया? ये कहां गया? ये मकान, ठीक, मकान का ये डोर, ठीक, मकान घर के अंदर इंटरनल, घर के बाहर एक्सटर्नल। तो ये लोन इसकी डेल पर खड़ा है। डेल समझते हो ना? गेट का अपना दरवाजे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम डेल बोलते हैं। तो ये कहां खड़ा है? लोन डेल पर खड़ा है। पहले इनका पेमेंट करो, फिर ये डेल पे खड़ा है, पहले इसका पेमेंट करो, फिर इनका पेमेंट। इसलिए भगत जानबूझ के अब कैपिटल नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि यदि कैपिटल बढ़ाएगा तो आखिरी में कैपिटल भी कुछ रेशो में मिलेगी, तो नुकसान वहां ज्यादा होगा। पहले लोन दे देगा, लोन के रूप में रहेगा, तो पहले पूरा लोन का पेमेंट होगा और फिर बचा तो कैपिटल में मिलेगा, इसलिए वो लोन दे रहा है। समझ में आई बात? तो ए का लोन जो कि इस क्वेश्चन में है, ए का लोन जो कि इस क्वेश्चन में है, उसको हम रियलाइजेशन में नहीं लाएंगे, क्योंकि ना तो वो लोन अंदर का है ना बाहर का है। समझ में आ रही बात? उसे बस इतना करना है कि सारी बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट हो जाए और बचता है तो उतना पेमेंट इसको करना है। हालांकि क्रेडिटर इसको अपने साथ में नहीं खड़े होने देंगे। क्रेडिटर क्या बोलेंगे वसूली भाई को, साफ साफ ये देखो बेवकूफ बनाने की बात है, इसने सही में लोन दिया कि नहीं दिया किसको मालूम, और हमारा हिस्सा खा जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना पेमेंट किस तरह से मिलता है, पीसमिल। तो यदि ये पास में खड़ा हो गया क्रेडिटर के, तो वो जो एक अमाउंट आया वो भी उसका कुछ हिस्सा इसको भी मिलेगा, जबकि क्रेडिटर नहीं चाहते क्योंकि ये तो अंदर का आदमी है, मतलब उसकी स्थिति बड़ी खराब है। क्रेडिटर बोलते हैं अंदर का आदमी है ना, कैपिटल बोलता है मतलब पार्टनर बोलते हैं बाहर है। ठीक, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो इग्नोर। क्या करना है? बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट कि भैया जब सारे
इसको छोड़कर और कैपिटल रिजर्व को छोड़कर सारी लायबिलिटी को कहां पहुंचा दो, रिलाइजेशन। ठीक, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का बोला हो तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको पेमेंट करने के बाद, रियलाइजेशन के बाद आती है। समझ में आ रही बात? तो जब रियलाइजेशन बनाने का बोला है तो इसको इग्नोर। शॉर्टकट सर पसंद है हमें, जिंदगी शॉर्टकट में भी हो जाएगी। 60 साल की शॉर्टकट कर दे तो 30 साल तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो हमेशा शॉर्टकट अच्छा नहीं रहता। चलो, उन्होंने जो असेट थी वो लिया है, जो लायबिलिटी लिया है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 1:2। ठीक है, गुडविल रियलाइज्ड। अब हम देखेंगे कि कौन सी असेट कितने में बिकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कैश अकाउंट भी बना रहा हूं, हालांकि मुझे नहीं बनाना चाहिए कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में वाले क्वेश्चन में नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि यहाँ पर मेरे को कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है। नहीं सॉरी, दिया गया, हाँ दिया है ना, तो मैं बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। कितना बैलेंस है ओपनिंग? 2000। वैसे इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है। जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तब इसको कैश को बनाना जरूरी होता है। ठीक सर, फिर आप क्यों बना रहे हो? पूरी एंट्री को समझाने के लिए, है ना। तो आपको सिर्फ मेन क्वेश्चन, मेन आंसर तो यही, राइट। हाँ, गुडविल रियलाइज हुई 6000 में। ठीक, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, राइट। तो कैश के डेबिट में 6000 और क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रियलाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश। मैं बीच में यहाँ पर लिख दूंगा गुडविल, ताकि मुझे मालूम हो कि क्या हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ? क्रेडिटर वर पेड ऑफ 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर के पास गए पेमेंट करने, तो उनसे हमने बोला भैया कितने, थोड़ा सा चमका के बोला कि देखो इतने 5% कम देंगे, लेना हो तो बोलो। तो उन्होंने बोला आने दे भाई, आने दे, राइट। तो इसका 5% कितना हुआ? 500 ना, 500। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि 500 का फायदा हो गया, क्या हो गया। बस आपको पेमेंट कितने का हुआ ये बताओ। पेमेंट कितने का हुआ? 500 का हुआ क्या? नहीं, 500 कम करा। समझ में आ रही बात? मतलब 9500 का पेमेंट हुआ, हाँ या ना? तो कैश क्रेडिट और रियलाइजेशन डेबिट। हम यहाँ लिखेंगे टू कैश 9500 क्रेडिटर। आप सोचोगे कि सर यहाँ तो इतना पैसा है ही, दे कैसे दी, राइट। टेंशन मत लो, वो लाइन उसने पहले लिख दी। अभी दूसरी और असेट बिकेगी, क्या यहाँ डेट वाइज बताया गया? आप बस करते जाओ, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, बाय रियलाइजेशन 9500। ठीक, आगे डेटर रियलाइज 8000। ठीक, टू रियलाइजेशन 8000। ठीक, बाय हाँ ठीक है, मैंने पहले डेटर लिख दिया, ओके कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बाय कैश, यहाँ क्या हो गया? डेटर हो गया, कितना? 8000। ठीक है, और क्या है? सन्ड्री असेट। सन्ड्री असेट कितनी? 63,000। ठीक, तो यहाँ पर आ गया बाय कैश 63,000, यहाँ आ गया असेट्स। ठीक है, और क्या बचा? कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंट। देखो आप यहाँ पर क्या लिख दिया? कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन, समझो थोड़ा सा, है ना। कितना है? 500। कौन देगा? कुछ नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सीधा सीधा यहाँ पर, यहाँ से पेमेंट, राइट, रियलाइजेशन 500 और यहाँ डेबिट। ठीक, कैश। मैंने कहा क्वेश्चन जब पूरा खत्म हो जाए, 500 ही है ना, क्वेश्चन जब पूरा खत्म हो जाए, क्वेश्चन की पूरी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाए,
तब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जितनी एसेट यहाँ आई थी उनका निपटारा हो चुका है कि नहीं, है ना। तो डेटर डेटर, सन्ड्री एसेट, गुडविल, ठीक है, असेट का मामला निपट गया। अब लायबिलिटी देखेंगे, लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर है और क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, मतलब सबका पेमेंट हो गया, सब असेट बिक गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिंपल सा बेटा, बहुत सिंपल सा क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे, है ना। यदि ये ज्यादा है और ये कम है तो लॉस होगा, उसको इधर लिखना, ठीक, और उसको इस रेशियो में बांट देना, ठीक है। इधर ज्यादा हुआ और ये कम हुआ तो प्रॉफिट हुआ, वो इधर लिखोगे, उस रेशियो में बांट दोगे, खत्म, ठीक है। क्या वो भी करके बताऊं क्या, नहीं ना, है ना, इतना छोटे छोटे जो बच्चे तो नहीं ना अपन। वो बच्ची सोच रही, बोले हाँ ले दे के कुछ ना कुछ तो हमारे माथे छोड़ी देते है ना, ऐसे ही है। चलिए, तो ये हो गया। अब मैं आप लोगों को, चलिए तो यहाँ पर बस ये क्लास में कंप्लीट करने वाला हूँ। इसमें कुछ छोटे मोटे लॉजिक बचे हुए हैं, है ना। मेजर पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब वो क्या है उसको समझो, इसको मैं हटा देता हूँ, चलो इसको नहीं रखता हूँ। अब हम कैपिटल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा, या पार्टनर्स के बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं, ठीक है। देखो इसमें आपको एक ऐसी लाइन भी आ सकती है कि ये जो डेटर हैं, इन डेटर को ए ने ले लिया, क्या करा, ए ले गया। आपका डेटर को कैसे लेके गया होगा कि चल भाई डेटर चल, ऐसा थोड़ी लेके गया होगा, राइट। ए ने ले लिया का मतलब हुआ, मतलब टेकन ओवर ऐसा लिखा जाएगा। कोई सी भी असेट के बारे में ये लिखा जाएगा कि फलाना असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, किसी पार्टनर ने उसको ले लिया, इसका मतलब उसको बेच नहीं रहे, वो पार्टनर ले लिया, मतलब अभी ये डेटर को तो बेच नहीं सकते ना साहब, डेटर से तो वसूल किया जाता है। तो ए ने ले लिया कि भैया कितने का है ये डेटर, 13,000, मैं इसको, ये वसूल करने का काम मेरा, बात समझ में आ रही है, मतलब ये असेट मेरी, तो ये असेट मेरी का मतलब क्या हो जाएगा, चलो डेटर को 2 मिनट छोड़ो, डेटर से तुमको फीलिंग नहीं आएगी। यहाँ पर कोई जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है ना, या एक जमीन का टुकड़ा है, राइट, लैंड है, राइट, तो वो कितने का है, 68,000 का है, ठीक। तो पार्टनर ने बोला, ए ने बोला कि ये जमीन मेरी, इसको बेचो मत, ये जमीन मेरी, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे तो हर व्यक्ति बोलेगा ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ऐसा तो लड़ाई हो जाएगी ना भाई। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये असेट एक्चुअल में ए ने खरीद ली, ए ले गया का मतलब ये हुआ कि ए पार्टनर ने इस असेट को खरीद लिया। अब बात आती कितने में, राइट, क्योंकि वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। यदि कुछ ना कहा गया है, सिर्फ इतना बोला कि फलाना असेट टेकन ओवर बाय ए, मतलब वो उसी प्राइस में लेके गया जितने की है, क्या एंट्री करेंगे, सोचो। क्या उससे हम नगद केस लेंगे क्या, नहीं, ये उसके कैपिटल अकाउंट में हम कर देंगे क्रेडिट, सॉरी डेबिट, क्योंकि उससे पैसा लेना है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसको करूं, क्रेडिट किसको करूं, ये असेट कहाँ है, रियलाइजेशन में, अरे भाई वही एंट्री है, असेट बिकती थी तो एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हाँ या ना। अब कैश अकाउंट डेबिट की जगह कैपिटल अकाउंट डेबिट, बात खत्म।
क्योंकि असेट कहां पर है, रियलाइजेशन अकाउंट में पहुंच चुकी है। अब आप यहाँ पर बिल्डिंग को क्रेडिट नहीं कर सकते, असेट को क्रेडिट नहीं कर सकते, समझ में आ रही बात। तो कैश ना आते हुए हमने क्या कर दिया, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कि भाई फलाना पार्टनर से हमको पैसा लेना है, और रियलाइजेशन क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर असेट है, यहाँ पर वो पार्टनर ले गया है, समझ में आई बात। तो जब कोई असेट पार्टनर ले जाएगा, इसका मतलब वो पैसा कौन देगा, पार्टनर के, पार्टनर से लेना है, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट, क्योंकि असेट कहाँ है, रियलाइजेशन में। ठीक, इसी तरह से कोई पार्टनर क्रेडिटर का पेमेंट देने, अच्छा एक सेकंड, इसमें प्रॉफिट लॉस भी तो देखना है हमको। ये तो अभी हमने किस इसी रेट पे लेके गए, मान लो ये 1 लाख रुपए पे लेके गया, कितने पर, तब क्या एंट्री करेंगे, मेरे को बताओ। इसके पहले मैंने जब असेट को बताया, क्या बोला कि आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं सोचना है, तो सिंपल सी एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू रियलाइजेशन 1 लाख, ऑटोमेटिक प्रॉफिट लॉस यहाँ आ जाएगा, समझ में आ रही बात। तो क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कितने में लेके गया। इसके पहले वाले में मैंने क्या कहा कि टेकन ओवर बाय ए, अमाउंट नहीं बताया, राइट। जब अमाउंट बताएगा तो वो क्या बोलेंगे, एग्रीड वैल्यू, इस असेट की एग्रीड वैल्यू 1 लाख, मतलब तीनों पार्टनर बैठे, चारों पार्टनर जो भी थे बैठे, उन्होंने बोला, उसमें से ए ने बोला कि भाई ये असेट मैं लेके जा रहा हूं, अब इसकी प्राइस तय करो कितनी है। सभी ने एक साथ बैठ के हाँ करी, एग्री करा कि भैया इसकी असेट, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो ए ने बोला चलो ये 1 लाख मैं दूंगा, इसलिए मेरे अकाउंट को डेबिट कर दो, कैपिटल अकाउंट को, और यहाँ क्रेडिट कर दो। तो 1 लाख में तुम्हारी एसेट बिक गई। कौन कौन ले रहा है, पार्टनर ले रहा है, क्या दिक्कत है भाई, क्लियर है। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से लायबिलिटी के बारे में भी हो सकता है कि पार्टनर ए ने बोला कि भैया क्रेडिटर का पेमेंट मैं कर दूंगा, क्रेडिटर का पेमेंट मैं कर दूंगा। तो क्या वो बहुत बड़ा महान आदमी बनना चाहता है, नहीं, भाई पेमेंट कर दूंगा तो उसको उसका पेमेंट देना पड़ेगा, है ना, मतलब उसको हम बेनिफिट दे देंगे, बेनिफिट दे देंगे मतलब उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर से लेना हो तो डेबिट, पार्टनर को देना हो तो क्रेडिट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। जैसे टू कैश आया है, यहाँ क्या आ जाएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो ये लायबिलिटी यहाँ आई, यहाँ लायबिलिटी गई। अब इसमें भी प्रॉफिट लॉस का नहीं सोचना है, ठीक। यदि ये माना गया कि क्रेडिटर का पेमेंट मैं कितने में निपटा दूंगा, 9,500 में मैं निपटा दूंगा, ए ने कहा, तो एग्रीड वैल्यू कितनी हो गई, 9,500, तो आप 9,500 से लिखोगे, ठीक। अब अच्छा, इसमें क्वेश्चन वो घुमाने की कोशिश करता है, वो बोलता है कि एग्रीड वैल्यू कितनी हुई, 9,500, पर ए ने इन क्रेडिटरों को 8,000 में निपटा दिया। तो हमें अब कोई मतलब नहीं कि ए ने इसको 8,000 में निपटाया या 80,000 में निपटाया, वो ए का टेंशन, ए का बेनिफिट। बात समझ में आई। हमने दो चीजें सीखी अभी अभी। यदि एक पार्टनर असेट और लायबिलिटी को ले जाता है तो क्या करना है, क्लियर है। असेट को ले जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो क्योंकि उससे उसका पैसा लेना है, और रियलाइजेशन को क्रेडिट करो। लायबिलिटी ले जाता है तो उसका पैसा उसको देना पड़ेगा, इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट और रियलाइजेशन डेबिट, जो भी एग्रीड वैल्यू है उस पर। एग्रीड वैल्यू नहीं दी है तो जितना है उतने पर, क्लियर, बहुत बढ़िया। बस 2 पॉइंट और कि ये यहाँ पर मतलब इस चैप्टर के सारे लॉजिक्स खत्म, सिर्फ अब गधा माली बचेगी क्वेश्चन सॉल्व करना, बस बार बार, और कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन में स्पेशल पॉइंट आएगा जिसको मतलब लैंग्वेज आएगी, पॉइंट में समझा चुका हूं, सिर्फ लैंग्वेज अलग होगी, बातें मैं वो पहले बता चुका हूं, ठीक है। आखिरी 2 बात,
जिस तरीके से ये असेट लेके गया, राइट, जब दुकान बंद कर रहे हैं तो पता चला एक असेट थी पर वो अनरिकॉर्डेड थी। असेट थी, फिजिकली थी, पर हमारे बुक्स में वो रिकॉर्ड नहीं थी। क्यों नहीं थी? वो कोई भी वजह हो, छूट गई थी, राइट, या वो मशीन खराब हो गई थी तो हमने उसको क्या कर दिया था, अकाउंट में उसको जीरो कर दिया था कि बेकार है। पर जब आज उसको बेचने जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, हो सकता है। समझ में आ रही बात? ऐसी असेट जो कि बिजनेस में फिजिकली तो थी पर बुक्स में नहीं थी, ऐसी असेट को अनरिकॉर्डेड असेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड असेट। अब चूंकि ध्यान देना, असेट रिकॉर्ड नहीं है तो क्या वो यहां पर डेबिट होगी रियलाइजेशन में? जब बैलेंस शीट में ही नहीं है तो यहां कैसे लाओगे आप, राइट? पर आखिरी में उसको क्या बोला जाएगा उस अनरिकॉर्डेड असेट के बारे में? दो बातें बोली जा सकती है कि वो अनरिकॉर्डेड असेट को हमने 10,000 रुपए में बेच दिया, ठीक। उसके बारे में बहुत कुछ बोला जाएगा कि वो असेट 20,000 की थी, है ना, उसमें इतना डेप्रिसिएशन लग गया था, वो हो गया था। आप सारी बात को इग्नोर करना, बस इतना ध्यान देना इससे पैसा कितना मिला। समझ में आ रही बात? क्योंकि अब हमको नफा नुकसान कुछ नहीं सोचना है, ठीक। वैसे ही वो असेट बुक्स में रिकॉर्ड थी क्या? नहीं थी। मिल गई, जो मिल गया वो प्रॉफिट। समझ में आ रही बात? जो मिल गया वो प्रॉफिट, बेनिफिट ही है ना, क्योंकि बुक्स में तो थी नहीं। वैसे ही बुक्स में नहीं थी मतलब हम तो जीरो मान चुके थे ना उसको, और आज वो 10,000 रुपए देके जा रही, बहुत है यार, बोले ये जो मिला अपना। समझ में आ रही बात? तो कैश आया, कैश डेबिट, क्रेडिट क्या? अब बच्चे गलती क्या करते हैं, उस असेट को क्रेडिट कर देते हैं, मतलब वो एक नया अकाउंट खोल देते हैं, जबकि हमको एक भी नया अकाउंट यहाँ नहीं खोलना है। फायदा है ना, सीधा सीधा जो मिला फायदा, तो फायदे को क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ में आ रही बात? मैं याद करो, मैंने कल बोला था ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट इधर और लॉस इधर, तो सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया 10,000 का, कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, ठीक। पहला इसका क्या होगा, आपने उस असेट को बेच दिया। दूसरा हो सकता है कि कोई पार्टनर इसको एग्री कर ले लेने के लिए, तो जिस अमाउंट से एग्री करा है उस अमाउंट से उस पार्टनर को डेबिट करना, क्योंकि उससे लेना है, और वो पूरा का पूरा फायदा हो गया उतना अमाउंट, रियलाइजेशन क्रेडिट। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सारी एंट्री का इफेक्ट रियलाइजेशन में होगा। कुछ भी करो रियलाइजेशन में होगा, किसी भी असेट और लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी करो, कहां होगा? रियलाइजेशन में, क्योंकि सारी असेट लायबिलिटी आपने कहां पहुंचा दी? यहां पहुंचा दी। और अनरिकॉर्डेड असेट को भी आपका फायदा यहीं से उठाना है। समझ में आ रही है बात? है ना? क्लास बड़ी लंबी हो चुकी, मैं समझ सकता हूं, बस अब एक और पॉइंट बचा। मैंने दो बोला था ना, एक अनरिकॉर्डेड असेट। क्या करा अनरिकॉर्डेड असेट का? या तो वो केस में बिक जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। दूसरा क्या होगा? या तो पार्टनर ले जाएंगे, तो पार्टनर को डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट, ठीक। इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है। जैसे अनरिकॉर्डेड असेट है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है। कैसे? कि कोई क्रेडिटर से अभी अभी हमने पेमेंट लिया था और उसकी हम एंट्री करना भूल गए, तो भैया हम बोलेंगे ये एक लायबिलिटी है जो अभी रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो नुकसान है ना। लायबिलिटी यहाँ पर एक तरह से लायबिलिटी बढ़ रही, मतलब लॉस। तो रियलाइजेशन को डेबिट करो और कैश को क्रेडिट करो, पेमेंट तो करना पड़ेगा, अब टाल नहीं सकते आप, आज पेमेंट आपको करना पड़ेगा, राइट। तो रियलाइजेशन डेबिट, ये क्रेडिट। पार्टनर ले गया तो क्या करोगे? रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि वो उस लायबिलिटी का पेमेंट करने की जवाबदारी खुद ले रहा है ना, तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा, तो उसको क्रेडिट करो, खत्म, सारे लॉजिक खत्म। इस चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट था खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके
इसके कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को दोबारा देखो क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट अब क्वेश्चंस में आने वाले हैं। मतलब मेरे को सिर्फ बताना है कि देखो ये मैं पहले बता चुका था, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए।